दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पीटी परीक्षा से एक बार भी चूके, अगर आपके अंक कम हुए तो यकीन मानिए कि आपको बेहद पछतावा होने वाला है। क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए, जो कि आवेदन तो अभी 14 मई से स्टार्ट होंगे, लेकिन इसका जो नोटिफिकेशन है जारी कर दिया गया है, तो इससे कई बड़ी बड़ी भर्तियां जो हैं वो पूरी की जाएंगी। डेफिनेटली इसमें मैक्सिमम स्कोर लाना ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, अगर आप इन भर्तियों में मुख्य परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो ये जो पीटी 2025 का आपका सर्टिफिकेट होगा, तो इस स्कोर के आधार पर, यानी कि पीटी 2025 के स्कोर के आधार पर सबसे बड़ी भर्ती जो आपको देखने को मिलने वाली है वो लेखपाल की भर्ती होगी। और इसमें जो पदों की संख्या है वो 9000 से ज़्यादा रह सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, सबसे बड़ी जो भर्ती आने वाली है वो लोअर पीसीएस की है। लोअर पीसीएस में इस बार जो पदों की संख्या प्राप्त हो रही है वो लगभग 1900 के आसपास रहने वाली है। इसके अलावा देखेंगे तो जेई इलेक्ट्रिकल के भी पद हैं। एएसओ की भी भर्ती आने वाली है जिसमें लगभग 1500 के आसपास पद रहेंगे। इसके अलावा वीडियो की भी भर्ती होगी जिसमें पदों की संख्या लगभग 3200 हो सकती है। इसके अलावा आबकारी सिपाही, जूनियर असिस्टेंट के लगभग 3000 पद, स्टेनोग्राफर, एजीटीए, ट्यूबवेल ऑपरेटर, बाबू और क्लर्क, यानी कि बहुत सारी परीक्षाएं आपके पीटी के स्कोर पर निर्भर करेंगी। अगर इसमें आपके अंक कम हुए तो आप इन परीक्षाओं में बैठ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो एक तरीके से समझिए कि आपके लिए यह एक प्री एग्ज़ाम है, प्री बैरियर है, और इसको क्रैक करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि आपकी जो पीटी की परीक्षा होगी, ये परीक्षा देखो, ये आपका मई चल रहा है, 14 मई से स्टार्ट हो रहे हैं आवेदन। तो जून में तो परीक्षा होगी नहीं, जुलाई में भी नहीं होगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल है कि आपकी परीक्षा जो है वो अगस्त या फिर सितंबर में करवा ली जाए। यानी कि आपके पास जो कुल समय बच रहा है वो 90 टू 120 डे का ही बच रहा है। और सिलेबस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिलेबस आप देख लीजिएगा। सिलेबस का पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप वो वीडियो देख लीजिए जिस पर हमने आपको सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी दी है। तो देखने के बाद आप स्वतः ही यह गेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आपने अभी से तैयारी स्टार्ट नहीं करी तो आगे चलकर आपकी तैयारी हो नहीं पाएगी। सिलेबस बहुत लंबा है। दूसरी बात ये कि आपकी जो है थियरी की क्लासेस प्लस मॉक टेस्ट की क्लासेस और जो पीवाईक्यूज हैं उसकी क्लासेस अब इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट होगी जिसमें हम आपको थियरी भी करवाएंगे, आपको टेस्ट भी देंगे और जो पीवाईक्यूज हैं वो भी करवाएंगे। तो लगभग आपकी पूरी तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। सेल्फ स्टडी प्लस सेल्फ मोटिवेशन प्लस आपको इस चैनल से जो मार्गदर्शन मिलेगा, डेफिनेटली यह मार्गदर्शन आपको औरों से बहुत आगे रखने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का यह मॉक टेस्ट नंबर 1 है, क्योंकि अभी जो है ना ये पहला दिन है, तो यहाँ पर प्रश्नों की संख्या, साथ ही साथ जो आपके यहाँ पर प्रश्नों का लेबल है उसको सिर्फ एक ही पैटर्न पर रखा गया है कि वर्तमान में करंट का जो बदलता पैटर्न है वो किस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो सभी प्रश्न करंट पर और कुछ प्रश्न स्टैटिक पर आधारित हैं। वीडियो बहुत लंबा नहीं किया गया है क्योंकि मुझे पता है कि अभी बहुत लंबे वीडियोस में आपकी कोई रुचि नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे परीक्षा करीब आती जाएगी आपके वीडियोस थोड़े से लंबे होते चले जाएंगे, क्योंकि तब हमें ये चिंता रहेगी कि आपको जो मॉक टेस्ट है वो ठीक से करवाया जाए। सारे पैटर्न, यानी कि जो भी आपका सिलेबस है उसके मुताबिक जो प्रश्न बनते हैं, सारे पैटर्न को शामिल करके क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखना ये कि कितने लोग ऐसे हैं जो करंट को अभी भी काफ़ी अच्छे से कर पाते हैं। जैसे कि आपका ये जो पहला प्रश्न है कि देश का पहला ग्लास ब्रिज ये कहाँ पर बना है। देश का जो पहला ग्लास ब्रिज है ये कहाँ पर बना है। जनवरी का करंट है ये, और ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल या उत्तराखंड में ये जो ग्लास ब्रिज है कहाँ पर बना है। तो देखो फ्रेंड्स, ये बना है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। आपको बता दें यहाँ पर कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 30 दिसंबर को कन्याकुमारी में समुद्र पर बने भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया है। ये जो ग्लास ब्रिज है इसकी लंबाई कितनी है, 77 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर है। अब टूरिस्ट
कन्याकुमारी के तट से विवेकानंद रॉक मेमोरियल से सीधे 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुवर प्रतिमा तक पहुंच सकते हैं। ये जो प्रतिमा है तिरुवल्लुवर की है, तो यहाँ तक अब आप विवेकानंद रॉक मेमोरियल से सीधे पहुंच सकते हैं इस ग्लास ब्रिज के थ्रू। और इस प्रोजेक्ट पर कुल खर्च कितना आया है, तो 37 करोड़ रुपए का आया था। तिरुवल्लुवर प्रतिमा यह कन्याकुमारी तमिलनाडु में विवेकानंद रॉक मेमोरियल के पास एक चट्टान पर स्थित है। राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस विशाल प्रतिमा का नाम बुद्ध की प्रतिमा पर रखा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 133 फीट है, यानी कि लगभग 41 मीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताइए कि 30 दिसंबर 2024 को किस स्पेस एजेंसी ने स्पारडेक्स मिशन को लॉन्च किया है। स्पारडेक्स मिशन क्या है? स्पारडेक्स मिशन जिसको एक स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है, कब? दिसंबर 2024 में। तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, स्पारडेक्स का पूरा नाम होता है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। स्पेस डॉकिंग मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए, कोई एक हमारा उपग्रह है जो कि बहुत बड़ा है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको खंड खंड में उसको विभाजित कर लेंगे, और ये जो उपग्रह है जब अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा फिर हम क्या करेंगे, इसको जो है जोड़ लेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से हम स्पेस में ही इसकी डॉकिंग करेंगे, इनको जोड़ेंगे, तो इसी को कहा जाएगा स्पारडेक्स। तो इसरो ने आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के श्रीहरिकोटा से PSLV C6 से इस स्पारडेक्स को लॉन्च किया है। और इस स्पारडेक्स मिशन को लॉन्च करने के साथ ही भारत स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च करने वाला अमेरिका, रूस, चीन के बाद दुनिया का तीसरा या यूँ कहिए कि चौथा देश बन गया है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा देश बन गया है। इस मिशन में 2 सैटेलाइट को एक ही रॉकेट से लॉन्च किया गया, जिसे अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद जोड़ दिया गया। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये प्रक्रिया कहलाती है डॉकिंग। यह काफ़ी मुश्किल काम होता है, सभी लोग नहीं कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कागेद नृत्य महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? ये आप देख पा रहे हैं, आपको एक वेब सीरीज याद आ रही होगी, असुर, ठीक है। तो कागेद नृत्य महोत्सव ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, लद्दाख या सिक्किम कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये जो कागेद नृत्य महोत्सव फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है सिक्किम में। विकल्प डी आपका यहाँ पर सही है। और यह एक जीवंत बौद्ध परंपरा है जो बुराई पर विजय का प्रतीक है, अच्छाई की। तिब्बती कैलेंडर के 10वें महीने यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार दिसंबर में 28वें और 29वें दिन, यानी कि दिसंबर का जो 28 और 29 तारीख होती है, उसी दिन सिक्किम में प्रतिवर्ष इसे मनाते हैं। यह महोत्सव 8 तांत्रिक देवताओं को समर्पित है, जिन्हें कागेद कहा जाता है। कागेद, ठीक है। कहाँ पर होता है? सिक्किम में। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस क्रिकेटर ने स्टम्प्ड नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया है? स्टम्प्ड नामक जो ऑटोबायोग्राफी है, ये किसकी है? कपिल देव, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर या फिर सैयद किरमानी? तो देखो फ्रेंड्स, ये जो स्टम्प्ड नामक ऑटोबायोग्राफी है, यह सैयद किरमानी की है। विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। कपिल देव, सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर की जो ऑटोबायोग्राफी है, उसके नाम क्या आपको पता है? आपको बता देते हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी, ये रचना कपिल देव की है। स्ट्रेट ड्राइव, ये लिखा गया है सुनील गावस्कर के द्वारा। और प्लेइंग इट माय वे, ये ऑटोबायोग्राफी है सचिन तेंदुलकर की। तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तीनों को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, हाथियों के लिए मशहूर चितवन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? चितवन नामक जो नेशनल पार्क है फॉर द एलिफेंट, तो ये कहाँ पर स्थित है? एलिफेंट प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया था? आप लोगों से कितने लोग याद कर पा रहे हैं? मैंने पढ़ाया था। एलिफेंट प्रोजेक्ट को कब लॉन्च किया गया था? 19 आगे बताओ। तो ये जो चितवन नेशनल पार्क है, यह नेपाल में पाया जाता है, ऑप्शन बी। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि देखो फ्रेंड्स, ये है आपका चितवन नेशनल पार्क, मैंने फ़ोटो लगा दिया ताकि आपको याद रहे। और 18वां हाथी और पर्यटन महोत्सव ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो 18वां हाथी और पर्यटन महोत्सव ये आयोजित किया गया था चितवन में ही। चितवन नेपाल में जो चितवन नेशनल पार्क है वहीं पर आयोजित किया गया था, इसीलिए प्रश्न मैंने यहाँ पर लिया था, ठीक है। तो आपको बता दें कि ये प्रोजेक्ट एलिफेंट अभी मैंने आपसे पूछा था, ये शुरू किया गया था 1992 में। अब आप ये बताइए कि जो प्रोजेक्ट टाइगर था, इसकी शुरुआत कब की गई थी? हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है 2010 से,
और विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। और भारत में कुल कितने एलिफेंट रिजर्व हैं? तो 33। वर्तमान में कितने हैं? 33 हैं। पहला बना था सिंहभूम, जो कि स्थित है झारखंड में। देखो नाम में सिंह भूमि है, लेकिन यह एलिफेंट रिजर्व है झारखंड का। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन। तो संतोष ट्रॉफी जो है संबंधित है किससे? क्रिकेट से नहीं, हॉकी से नहीं, फुटबॉल से। जी हाँ, विकल्प सी सही है। अब ये प्रश्न यहाँ पर क्यों है? क्योंकि देखो फ्रेंड्स, संतोष ट्रॉफी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित भारत में सीनियर पुरुषों के लिए एक प्रमुख घरेलू राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। इसका पहला संस्करण 1941-42 में खेला गया था। अब यहाँ पर प्रश्न इसी पर ये है कि जनवरी 2025 में आयोजित 78वीं जनवरी 2025 में आयोजित हुआ था, क्रम इसका था 78। संतोष ट्रॉफी 2024-25 का विजेता कौन बना है? पश्चिम बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो 78वीं संतोष ट्रॉफी हुई थी 2024-25 में, इसका विजेता बना है पश्चिम बंगाल। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। पश्चिम बंगाल ने केरल को तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित जीएमसी बालयोगी स्टेडियम में हराया था। किसको हराया था? केरल को हराया था। किसने? पश्चिम बंगाल ने। और पश्चिम बंगाल ने इस तरीके से ये 33वीं प्रतियोगिता अपने नाम कर ली है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? प्रश्न आपको टफ लग रहे होंगे, लेकिन आपको तैयार रहना है, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार प्रश्नों की जो प्रकृति है वो बदल रही है। तो जो प्रश्न बहुत ही डीप में जाके बनेंगे वही प्रश्न हम यहाँ पर शामिल करेंगे। ठीक है। अब सतही ज्ञान से काम चलने वाला नहीं है, और आपको सारी डिटेल्स में दूंगा, लेकिन प्रश्न वही होंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हाल ही में वन पारिस्थितिकी तंत्र को सकल घरेलू उत्पाद, हरित सकल घरेलू उत्पाद में शामिल करने वाला जो पहला राज्य बना है, ये छत्तीसगढ़ है। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो छत्तीसगढ़ का 44% क्षेत्रफल वन से ढका है, जो लाखों लोगों की आजीविका का आधार है। लाखों यहाँ की एक जनजाति है, और ये जो जनजाति है डिपेंड करती है छत्तीसगढ़ के 44% वन क्षेत्र पर। अभी हाल ही में जो आपका इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी, तो उस पर भी चर्चा हमने कर रखी है। वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है। खैर आगे मैं दोबारा भी करवाऊंगा, लेकिन आप लोग देखते रहिए, समय को बिल्कुल ज़ाया मत करिएगा। कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में दिया गया था 4 खिलाड़ियों को। कितने को? 4। इनके नाम आपको याद हैं? देखो इनके नाम इस प्रकार से हैं। डी गुकेश, जो कि शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं। हरमनप्रीत सिंह, इनका संबंध हॉकी से है, हॉकी टीम के ये पुरुष हॉकी टीम के ये पूर्व कप्तान हैं। प्रवीण कुमार पैरा एथलीट्स, और मनु भाकर जो कि शूटिंग से संबंधित हैं। खेल रत्न पुरस्कार के बारे में बात करें तो युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा घोषित किया जाता है, और इसमें 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 कहाँ पर आयोजित की गई है? 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025, इसके पहले हुआ था 2023 में। 30वां कहाँ पर हुआ था, आपको याद है? चलो आगे बता रहा हूँ, अगर याद है बताओ। तो 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन भोपाल में किया गया। विकल्प ए आपका करेक्ट है। और 30वां कहाँ पर हुआ था? तो देखो, जो 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस थी 2023 में, यह अहमदाबाद गुजरात में आयोजित की गई थी। इसका आयोजन राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद करता है। और आपको याद रहना चाहिए कि जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं मोहन यादव, उनके द्वारा इस अवसर पर वराह मिहिर खगोलीय वेधशाला के स्वचालन का भी उद्घाटन किया गया है। ठीक है। तो 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित की गई थी। आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य देश की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना करवा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा राज्य जो कि देश की पहली तटीय और जल पक्षी गणना करवा रहा है? तो ये राज्य है आपका गोवा, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश में गुजरात। ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। देखो, जो तटीय और जल पक्षी होते हैं ना, इनको कहा जाता है वेडर बर्ड। ठीक है। तो वेडर बर्ड की जो जनगणना हो रही है, ये 3 से 5 जनवरी 2025 तक गुजरात के जामनगर में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य में आयोजित की गई है। तो ध्यान दीजिएगा कि यह गणना जो है, वेडर बर्ड की गणना करवाने वाला जो पहला स्टेट है, ये गुजरात बना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे का प्रस्तावित 69वां मंडल कौन सा होगा?
69वां मंडल की बात हो रही है यहाँ पर। जोन कितने हैं? जोन तो 18 हैं, लेकिन मंडल कितने हैं? मंडल है यहाँ पर 69, और 69वां बन गया है जम्मू मंडल। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो जम्मू डिवीज़न उत्तरी रेलवे क्षेत्र के अधीन होगा। इसे मौजूदा फिरोजपुर डिवीज़न को पुनर्गठित करके बनाया गया है। भारतीय रेलवे में 68 रेल मंडल हैं। भारतीय रेलवे में 18 जोन और प्रत्येक जोन में कई रेल मंडल होते हैं। तो फिलहाल अब कितने हो गए हैं? 69 हो गए हैं। ठीक है, 69 हो गए हैं। तो जो भारतीय रेलवे के 18 जोन हैं, जो क्षेत्र हैं, उनके नाम इस प्रकार से हैं। मध्य रेलवे, इसका जो मुख्यालय है मुंबई टर्मिनस में है। दूसरा उत्तर रेलवे, मुख्यालय दिल्ली में है। तीसरा पूर्वोत्तर रेलवे, मुख्यालय गोरखपुर में। चौथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, मुख्यालय मालेगांव। पांचवा पूर्वी रेलवे, मुख्यालय कोलकाता में। छठवां है दक्षिण पूर्व रेलवे, मुख्यालय गार्डन रीच कोलकाता में। सातवां है दक्षिण मध्य रेलवे, मुख्यालय इसका सिकंदराबाद में है। आठवां आपका है दक्षिण रेलवे, मुख्यालय इसका चेन्नई सेंट्रल में है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट में है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में है। और उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मिलेगा आपको जयपुर में। इसके अलावा पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है, और उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है इलाहाबाद में है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, पूर्व तटीय रेलवे भुवनेश्वर, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, मेट्रो रेल भी इसमें आ गया है पार्क स्ट्रीट कोलकाता, और दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम। तो ये सारे याद रखिएगा आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? ये हमारी पृथ्वी है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो यहाँ पर जो अंटार्कटिका है ये साउथ पोल में स्थित है। नॉर्थ पोल में भारत का केवल एक शोध केंद्र स्थित है। ठीक है, उसका नाम बता सकते हैं क्या आप? तो नॉर्थ में नहीं, यहाँ पर बात हो रही है अंटार्कटिका में जो मैत्री 2 नामक अनुसंधान केंद्र है, ये 2029 तक स्थापित कर लिया जाएगा। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो ये तैयारी आप देख रहे हैं यहाँ पर चल रही है। तो भारत ने अंटार्कटिका में अब तक 3 अस्थायी अनुसंधान केंद्र बनाए हैं। दक्षिण गंगोत्री को बनाया था 1983 में, मैत्री बनाया गया था 1989 में, भारती को बनाया गया था 2012 में। फिलहाल मैत्री और भारती यहाँ पर काम कर रहे हैं, और दक्षिण गंगोत्री जो है वो अब काम नहीं कर रहा है। तो एक नया और जुड़ने वाला है यहाँ पर मैत्री 2, जो कि बनेगा 2029 तक। ठीक है, और मैंने आपसे पूछा था ना कि जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव में भारत का जो एकमात्र शोध केंद्र है उसका नाम क्या है? तो आर्कटिक में जो शोध केंद्र है भारत का उसका नाम है हिमाद्री। ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। UNFCCC की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी की है? UNFCCC की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी की है? ये है 7.93%। ठीक है, कितना? 7.93%, लगभग 8% की कमी। तो बात करें अगर यहाँ पर हम UNFCCC के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। यहाँ पर फ्रेमवर्क जो शब्द है वो थोड़ा सा हट गया है। अब ध्यान दीजिएगा कि जो COP21 की बैठक हुई थी 1995 में हुई थी, पहली बार बर्लिन में हुई थी जर्मनी में। और हाल ही में COP29 की बैठक हुई 2024 में, कहाँ पर हुई थी? बाकू अजरबैजान में हुई थी। ये भी ध्यान रखना कि 2005 से लेकर 2020 तक कुल 36% की कमी जो है ये दर्ज की गई है। कहाँ पर? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में। और क्लाइमेट एक्शन पर जो COP नामक बैठक होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, तो मैंने आपको बताया कि COP29 ये बैठक 2024 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? अजरबैजान में हुई थी। 2023 की बैठक COP28 UAE में हुई थी। 2022 की बैठक COP27 इजिप्ट मिस्र में हुई थी। और 2025 में अब जो बैठक होगी ये कहाँ पर होगी? ब्राज़ील में होगी। ठीक है, तो ये जो बैठकें हो रही हैं COP30 2025 में होने वाली है, ब्राज़ील में होने वाली है। तो भारत में जो COP8 नामक बैठक हुई थी, कब? 2002 में हुई थी। और COP21 पेरिस में हुआ था। कब हुआ था? 2015 में हुआ था। आपको याद होगा कि COP21 ये बैठक पेरिस में हुई थी। कब? 2015 में हुई थी। और इसके बाद भारत और फ्रांस से मिलकर जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, यानी कि ISA, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम भारत में है। इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो 105वां मेंबर बना था, मोल्डोवा बना था, आपको ये भी याद होगा।
और बायोडाइवर्सिटी पर, जैव विविधता पर जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का 16वां संस्करण हुआ था, ये कोलंबिया में हुआ था 2024 में। तो ये जो ऊपर चल रहा है ना, ये COP 30 तक जो जा रहा है, ये सारे जो है ना क्लाइमेट एक्शन पर हैं। बायोडाइवर्सिटी पर ये 16वां संस्करण था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16, जो कि कोलंबिया में हुआ था। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास में इतना पर्याप्त है। इसी प्रकार से हम क्रमशः आगे बढ़ेंगे। बूंद बूंद की जो ताकत होती है उसको आप समझ पा रहे होंगे। तो क्रमशः हम आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली अपना पूरा जो सिलेबस है वो भी कवर करेंगे और आपकी जो कंटिन्यूटी है ये भी बनी रहेगी। शेष अगले वीडियो में। ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।